हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रेकअप सर्विस। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी लड़के को किसी का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। तभी बॉस, जो कि हमारे ड्रामे का मेल लीड है, वो बारटेंडर बना हुआ था, वो उस लड़की को बोलता है कि ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, और अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। तो लड़की बोलती है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इसका प्लान नहीं पता। वो हिडन फोटोग्राफर दिख रहा है तुमको, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं। तो बॉस कहता है कि अच्छा, अभी वो तुम्हें प्रपोज करेगा और तुम उसे येस कह दोगी। फिर बॉस उसे अपनी तरफ से ड्रिंक देकर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मुझे दुख है कि मैं आपके इस प्लान का पार्ट नहीं बन सका। तो लड़की अपना फ़ोन बॉस को देती है नंबर देने के लिए। तभी कुछ लड़कियां आकर उस लड़की को ले जाती हैं और प्रोजेक्टर पर उस कपल की मेमोरी वीडियो चलने लग जाती हैं। तभी लड़का आकर उस लड़की को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो किसी और के साथ थी, और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। लड़की घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि जब उसने बारटेंडर को अपना फ़ोन दिया तभी उसने उसे वो फ़ोटो सेंड कर दी होंगी। तभी प्रोजेक्टर पर उस लड़के की किसी और लड़की के साथ वीडियो चलने लग जाती है। ये देखकर लड़की भी शॉक हो जाती है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया। तभी सारे वहाँ के लोग भी एक दूसरे पर कप फेंकने लग जाते हैं और दोनों कपल का ब्रेकअप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस ने इनका ब्रेकअप करवाया था। बॉस कहता है कि ब्रेकअप मिशन सक्सेसफुल रहा। अगर ये लोग 7 दिन में फिर से एक हो गए तो आप दोबारा से इनका ब्रेकअप करवा देंगे। और कप्स फेंकने की वजह से बॉस को चोट लग गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है जो कि उसका फ्रेंड था। डॉक्टर उसको बैंडेज लगाता है और कहता है कि तुम इस तरह के काम बंद क्यों नहीं कर देते, तुम लोगों की ब्रेकअप क्यों करवाते हो, हर बार तुम्हें चोट लगती है इसकी वजह से। तो बॉस कहता है कि ये चोट के निशान ही दिखाते हैं कि मैंने लाइफ में कितनी मेहनत की है। फिर बॉस अपने चोट का निशान दिखा रहा होता है और कहता है कि ये जो मेरे चीन पर चोट का निशान है ये तब लगा था जब मैं 5 साल का था, और तब मैंने अपने पेरेंट्स का डिवोर्स कराया था। फिर वो पैर के चोट के निशान के बारे में बताता है, वो तब लगा था जब वो 10 साल का था और उसने अपने आंटी अंकल का डिवोर्स कराया था। उसके पेट पर जो निशान है वो उसे 15 साल की उम्र में लगा था, तब उसने अपने टीचर का ब्रेकअप करवाया था। और लास्ट में शोल्डर पर जो निशान है वो उसे तब लगा जब वो कंपनी में इंटर्न था और उसने कंपनी के ओनर का डिवोर्स करवाया था। तभी उन्होंने ब्रेकअप सर्विस ऐप लॉन्च किया था और उसे टीम ए में रिक्रूट किया गया। डॉक्टर बोलता है कि लेकिन तुम ब्रेकअप क्यों करवाते हो। तो बॉस कहता है कि रिलेशनशिप टूटने के लिए होते हैं, मैं तो बस उन्हें स्पीड अप करता हूँ, लेकिन जल्दी मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम मरने वाले हो। तो बॉस कहता है कि नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ जो कि ज्वेलरी शॉप ओनर की बेटी है। डॉक्टर कहता है कि वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है लेकिन तुम उसके अपोजिट हो। तो बॉस कहता है कि मैं अपनी ये जॉब छोड़ दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ना अब झूठ बोलना बंद करना होगा, तुमने तो अपनी इंजीनियरिंग जॉब के लिए भी झूठ बोला है। तो बॉस कहता है कि मैं इसके लिए ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर वो लॉकर के पास आता है अपना सूट चेंज करने। वहाँ पर हमारे ड्रामा की फीमेल लीड जूड अपनी मॉम से बात करते हुए आ रही थी। तभी बॉस की पॉकेट से पैसे गिर जाते हैं तो जूड अपना फ़ोन बेंच पर रखकर शू ठीक करने की एक्टिंग करती है और वो पैसे उठा लेती हैं। पर बॉस उसे देख लेता है तो वो बोलती है कि आपके पैसे गिर गए थे। बॉस फिर पैसे लेकर अपने सामान के साथ गलती से अपने फ़ोन की जगह जूड का फ़ोन ले जाता है। जूड देखती है कि उसका फ़ोन वहाँ पर नहीं है और फिर देखती है कि कोई दूसरा फ़ोन वहाँ पर है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि बॉस उसका फ़ोन ले गया। जूड जब तक उसके पीछे जाती है तब तक वो चला जाता है। वहाँ पर एक बाइक टैक्सी होती है तो वो उसे उसका पीछा करने के लिए बोलती है। बॉस अब जैसे ही कैफ़े के बाहर पहुँचता है तभी जूड की मॉम का कॉल आ जाता है। वो देखता है कि ये तो किसी और का फ़ोन है। वो अपने बैग से अब दूसरा फ़ोन निकालता है और फिर कैफ़े पहुंच जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन पर बात कर रही थी। बॉस आकर बोलता है कि तुम फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। तो बोलती है कि मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, मैंने उसे कहा कि तुम्हें सेकंड चांस देना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड को। बॉस कहता है कि तुम तो बहुत ही स्वीट हो। दूसरी तरफ जूड उस कैफ़े के बाहर पहुंच जाती है और बाइक टैक्सी वाला जब उसे ज़्यादा पैसे मांग रहा था तो वो उसे झगड़ने लग जाती है। वहीं बॉस की गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हें चोट लगी।
तो वो कहता है कि हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त लग गई थी। बॉस फिर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हुए रिंग देता है। तभी पीछे से जूड और बाइक टैक्सी वाला पर्सन आ जाता है। जूड बोलती है कि हम थोड़ी देर पहले अभी लॉकर के पास मिले थे और हमारा फ़ोन एक्सचेंज हो गया। बॉस की गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम लॉकर के पास क्या कर रहे थे? तो बॉस बोलता है कि मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर था, ज़रूर इन्हें गलतफहमी हुई होगी। जूड कहती है कि नहीं, ये आप ही का फ़ोन है। बॉस अब अपना दूसरा फ़ोन निकाल कर कहता है कि देखो, मेरे पास तो मेरा फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन ना कोई और ले गया होगा। फिर वो उस बाइक वाले को पैसे दे देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगता है। तभी जूड बॉस के सामने फ़ोन ले जाती है और फेस आईडी से फ़ोन अनलॉक हो जाता है। जूड बोलती है कि आप ही का फ़ोन है, देखो इसमें आपकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन वो कोई और लड़की के साथ की फ़ोटो थी। ये देखकर बॉस की गर्लफ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर उसकी शर्ट पर लिखा हुआ ब्रेकअप सर्विस भी पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो उसे मारने लग जाती है और बॉस को फिर से चोट लग जाती है। फिर डॉक्टर कहता है, जिसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, झूठ से रिश्ते नहीं जुड़ते। अफसोस तुम ज्वेलरी शॉप के ओनर के दामाद बनने से रह गए। बॉस कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ और फिर वो जूड के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखता है तो वो बदला लेने का सोचता है। दूसरी तरफ जूड इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ वो बताती है कि उसके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। उसने जहाँ भी इंटरव्यू दिया वहाँ से वो रिजेक्ट हो गई। अच्छी जॉब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना अच्छा प्यार ढूंढना है। फिर वो अपनी रिंग और फोटो को देखकर कहती है कि मेरे पास है अच्छा प्यार। फिर वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें ये जॉब चाहिए? तो जूड कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। तो लेडी बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। जूड बोलती है कि मेरा फ़ोन तो गुम गया है और फिर वो अपना ईमेल लिखकर कहती है कि आप मुझे इस पर इन्फॉर्म कर देना और वो जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखती हैं तो उस लेडी ने उसके लिखे हुए मेल को डस्टबिन में डाल दिया था। उसके बाद जूड अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जो कि कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता था। वहाँ पर उसे प्राग मिलती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड एक की बॉस होती है। वो जूड से बोलती है कि तुम एक से मिलने आई हो ना, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। अब जैसे ही एक आता है तो प्राग कहती है कि तुम लंच करने के लिए जा सकते हो, स्टोर मैं संभाल लूँगी। वे दोनों बाहर बैठकर लंच करते हुए बातें करने लग जाते हैं। जूड कहती है कि तुम्हारी बॉस कितनी अच्छी है ना, तो एक बोलता है कि हाँ वो बहुत ही वंडरफुल वुमेन है। तभी एक जूड को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसे रख लो। ये सुनकर जूड काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले वाले पैसे भी नहीं लौटाए हैं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ। तो एक बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी जॉब लग जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। जूड बोलती है कि तुम मेरी लाइफ में हो, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। अगले दिन एक फिर फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा होता है, जहाँ बॉस उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। वो जूड को कॉन्टैक्ट करता है उसका फ़ोन लौटाने के लिए। जूड वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया मुझे फ़ोन देने में? तो बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। जूड उस फोटो को देखती है तो उसमें एक और प्राग दोनों साथ में लंच कर रहे थे। बॉस कहता है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर ये किसी और के साथ लंच कर रहा है। जो देखकर जूड ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और कहती है कि वो एक ही स्टोर में काम करते हैं, मैं इसे जानती हूँ। तो बॉस कहता है कि आगे और भी फ़ोटोज़ हैं। जूड उन फ़ोटो को देखती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ब्रेकअप सर्विस चलाते हो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा है, तुम उसका पीछा करना बंद करो। ये सुनकर बॉस जाने लगता है। तभी जूड उन फ़ोटो को फिर से देखती है और एक फ़ोटो में दोनों होटल में हाथ पकड़कर जा रहे थे। तभी जूड गुस्से से चिल्लाने लग जाती है और उस होटल में जाती हैं। वहाँ पर प्राग और एक दोनों साथ में होते हैं। जूड के आते ही प्राग तो वहाँ से चली जाती हैं और जूड एक से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब एक उसे बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को डिजर्व करता हूँ। प्राग बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड वुमेन है, मुझे नहीं पता था कि प्राग को मुझ में कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन अब वो मेरे साथ है। जूड बोलती है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा। तो एक बोलता है कि सच बताऊं तो मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं और कहता है कि मैं अकेला ही हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करता हूँ और प्राग मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, मैं उसके साथ कभी भी जा सकता हूँ बिना एम्बैरस फील किए। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उसे वापस भी मत करना। और कहता है कि मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। जूड बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो एक बोलता है कि प्राग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो, इसीलिए हम दोनों भी साथ में रह सकते हैं।
जूड ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलती और एक वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें बॉस भी सुन रहा था और जूड वहाँ पर रोने लग जाती है, जो देखकर बॉस कहता है कि अब मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। अब रात को जूड सड़क पर खड़े होकर एक की बातों के बारे में सोचने लगती है। वो रोड के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कार आने वाली थी तो बॉस उसे आकर बचा लेता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम खुद को मारना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया। जूड कहती है कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा क्योंकि ये सब तुम्ही ने किया है। बॉस कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बचाया है। जूड बोलती है कि मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। तो बॉस कहता है कि इससे तुम्हारी लाइफ खत्म होगी और तुम्हें ना उससे बदला लेना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अगले दिन अब जूड और बॉस कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। वहाँ पर प्राग और एक बातें कर रहे थे। तभी बॉस सूट पहनकर स्टोर में एंटर करता है और कुछ सामान मांगता है। प्राग तो बॉस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि हमारे स्टोर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप वेट कर सकते हो। फिर वो एक से बोलती है कि वो दूसरी ब्रांच से जाकर सामान लेकर आए। एक अब उसकी कार की चाबी लेकर चला जाता है और जब वो सामान लेकर वापस आता है तो वो प्राग और बॉस को साथ में देख लेता है। एक कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो प्राग बोलती है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो हम दोनों को साथ में देखकर। वो बोलती है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, तुम सिर्फ मेरे सबॉर्डिनेट हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ, एक बार खुद को तो देखो ज़रा। फिर वो बॉस को देखकर कहती है कि ये मेरे लेवल का पर्सन है, जो सुनकर एक को रियलाइज़ हो जाता है कि जूड को कैसा फील हुआ था जब उसने उसे ये सब बोला था। प्राग अब उसे अपने काम पर वापस जाने के लिए बोलती है तो एक को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एप्रन उतार कर चला जाता है। फिर प्राग बॉस को हक करने जाती है। तभी बॉस के सिर पर एक कैन गिर जाती है और फिर से उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद हम एक को देखते हैं जो कि जूड के घर के बाहर खड़ा हुआ था और कहता है कि मेरे और प्राग के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। और फिर गार्डन में आकर कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए सॉरी। उसे सेकंड चांस मांगता है पर जूड कुछ भी नहीं कहती। इसीलिए एक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सेकंड चांस दोगी, पर तुम मेरे लिए हमेशा मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ रहोगे। एक जाने लगता है और आंखों में पानी डालकर रोने की एक्टिंग करता है। तभी जूड उसे आवाज़ देती है और उसे पंच मार कर कहती है कि जो पैसे मैंने तुमसे लिए हैं मैं धीरे धीरे तुम्हें वापस लौटा दूंगी, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगी। और ये भी बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब उसे बोलते हुए बॉस भी देख रहा था। फिर बॉस जूड को कहता है कि तुमने अच्छा किया, एक बार जो चीट करता है उसे सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। जूड बोलती है कि तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भी इसी तरह के हो। तो बॉस कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसीलिए तुम्हें पता चला कि ये किस तरीके का इंसान है, वरना तुम तो प्यार को ही ब्लेम करने लग जाती। जूड कहती है कि ऐसा नहीं है, प्यार भी स्ट्रांग होता है। बॉस कहता है कि क्या तुम्हें इस तरीके का प्यार मिला है। तो जूड बोलती है कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं हर जगह से रिजेक्ट हुई हूँ, मैं गरीब और अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। और रोते हुए बोलती है कि मैंने उसे कह दिया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। तो बॉस बोलता है कि तुम ना अपनी रिंग बेच दो। जूड बोलती है कि ये तो एक टॉय रिंग है और उसे फेंक देती है। फिर बॉस उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करो और पैसे आते ही उसे लौटा देना। अगले दिन हम देखते हैं कि जूड इंटरव्यू देने के लिए बॉस के ऑफिस पहुंच जाती हैं। वहां वो बेल बजाती है, तभी पीछे से एक लेडी आती है जो कि वहां की जनरल मैनेजर थी। वो बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जूड बोलती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। वो लेडी उसका रिज्यूम देखती है। जूड बोलती है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एंड्योरिंग हूँ, ये मैंने मेरी फैमिली से सीखा है, मैं मुश्किल सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तो लेडी पूछती है कि पहले तुमने कितने इंटरव्यू दिए हैं। जूड अपनी फिंगर से 2 बताती हैं। तो लेडी कहती है कि अच्छा 2 इंटरव्यू। जूड कहती है कि मैंने 20 इंटरव्यू दिए हैं, ये मेरा 21वां इंटरव्यू है। तो लेडी बोलती है कि ठीक है, फिर पॉइंट पर आते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार क्या है। जूड बोलती है कि प्यार तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये सुनते ही लेडी रिज्यूम वापस दे देती है और कहती है कि तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारे ऑफिस के हिसाब से नहीं है, मैं तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर सकती, तुम अच्छी इंसान दिखती हो, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों करना चाहती हो। तो जूड कहती है कि किसी ने मुझे बिजनेस कार्ड दिया है। लेडी कार्ड के पीछे बॉस का नाम देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जूड बोलती है कि मुझे बॉस ने दिया है। लेडी बोलती है कि बॉस ने ज़रूर ड्रंक होगा, तभी उसने किसी को अपना कार्ड दिया।
तो जूड कहती है कि नहीं, बॉस ने मुझे खुद कहा है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं। फिर वो लेडी जूड को ऑफिस दिखाती हैं और अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो बोलती है कि मेरा नाम नुटपोन है, लेकिन तुम मुझे नट बुला सकती हो और मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ। फिर जॉब के बारे में समझाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर 2 टीम हैं, टीम ए और टीम बी। फिर वहाँ की एम्प्लॉयज़ के बारे में बताती हैं। जूड कहती है कि क्या आप मुझे सच में जॉब ऑफर कर रहे हो। नट बोलती है कि उसके लिए आपको ऊपर जाना होगा। जूड अब ऊपर आ जाती है। वहाँ पर ब्रेकअप सर्विस के सीईओ मिस्टर चैन से मिलती हैं। मिस्टर चैन उसे देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और बोलते हैं कि यहाँ के सभी लोग एक फैमिली हैं और ये ऑफिस मेरा घर है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता हूँ। मिस्टर चैन अपने कपड़ों को आयरन करते हुए कहते हैं कि ये जॉब इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस कपल्स के ब्रेकअप करवाने हैं। जूड बोलती है कि ऐसा करने से हम बुरे इंसान बन जाएंगे। तो मिस्टर चैन बोलते हैं लेकिन पैसे तो अच्छे होते हैं ना, मैंने लास्ट ईयर अपने एम्प्लॉयज़ को 6 मंथ्स का बोनस दिया था। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे इंसान हो तो घबराओ मत, तुम्हारा असली काम है बुरे इंसान पर नज़र रखना। जूड कहती है कि बुरे इंसान, तो मिस्टर चैन कहते हैं कि बुरे इंसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसने मुझे मदद की इस कंपनी को ढूंढने में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आजकल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कंपनी से रिज़ाइन लेना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नज़र रखो ताकि वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जूड बोलती है कि कौन है वो बुरा इंसान जिस पर मुझे नज़र रखनी है। तभी बॉस वहाँ पर आ जाता है। बॉस कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम अपने पार्टनर से मिलो। बॉस कहता है कि मैंने आपको कहा था ना कि मेरी टीम अकेले काम करती है। वो बोलता है कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मैं किसी का बर्डन नहीं लेना चाहता। मिस्टर चैन बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूड बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं टीम बी में काम कर लूँगी, मुझे टीम ए पर बोझ नहीं बनना। मिस्टर चैन जूड को बोलते हैं कि बॉस ने पहली बार किसी को अपना बिजनेस कार्ड दिया है और मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। फिर वो बॉस से कहते हैं कि तुम्ही ने उसे अपना कार्ड दिया है ना। तो बॉस कहता है कि मैंने वो किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था, मेरा पार्टनर बनने के लिए नहीं। मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुमने इसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, इसका मतलब तुम इसके लिए कोई फीलिंग रखते हो। मिस्टर चैन अब दोनों को पार्टनर बनने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। फिर जूड बॉस के कैबिन में आती है। बॉस उसे इग्नोर कर देता है तो बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज़ और नट बैठे हुए थे। जूड उनसे बात करती है लेकिन वो लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बॉस वहाँ से चला जाता है तो सभी जूड को अपने साथ बैठा लेते हैं। जूड बोलती है कि क्या आप सभी मुझे हेट करते हो। नट बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, हम लोगों ने ऐसा बिहेव किया। फिर वो सभी जूड को कहते हैं कि तुम्हें बॉस जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहिए, उसे किसी की परवाह नहीं है, वो काफ़ी रूड है, लेकिन फिर भी उसे पूरे पॉइंट मिलते हैं अपने काम के लिए। वो उसके काम के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ उसे बदला ले सकते हैं, इसीलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। फिर बॉस के आते ही सभी जूड से दूर चले जाते हैं। अगले दिन जूड अब ऑफिस आती हैं। वहाँ पर बॉस बहुत ही अच्छे से बात करता है। फिर जैसे ही वहाँ पर नट आती है तो बॉस उससे भी काफ़ी अच्छे से बात करता है और कहता है कि नेक्स्ट केस क्या है। नट अब अगले कपल को दिखाती है और कहती है कि ये यंग लड़का जो कि फिटनेस ट्रेनर है और ये ब्यूटीफुल लड़की जो कि योगा टीचर है, ये दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये दोनों फिटनेस के शौकीन हैं। डेटिंग करने के बाद इन दोनों ने पैशन को बिजनेस में बदल दिया और इन्होंने अपना फिटनेस सेंटर भी ओपन किया। इन दोनों का टिकटॉक अकाउंट भी है, वो भी सेम नाम से, और ये लोग वहाँ की परफेक्ट कपल है। पर आप लोगों का काम है इन लोगों का ब्रेकअप कराना। जूड पूछती है कि क्यों, ये दोनों तो साथ में अच्छे लग रहे हैं। बॉस कहता है कि कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं तो कुछ लोग इन्हें हेट करते हैं। जूड बोलती है कि वो सभी बेवकूफ़ हैं। फिर बॉस उसके 10 पॉइंट्स काट देता है नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। जूड बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बॉस कहता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ। जूड बोलती है कि तुमने मुझे अभी ट्रेन नहीं किया है इस काम के लिए। तो कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर कम हुआ तो तुम फेल हो जाओगी और तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों मिशन के लिए निकल जाते हैं और फिटनेस सेंटर पहुंचते हैं। वहाँ पर बॉस कहता है कि तुम्हें पता है ना एंटर कैसे करना है। जूड अजीब तरीके से एंटर करने की कोशिश करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे जिम का एंट्रेंस काट देता है। फिर बॉस जूड के इस काम की वजह से उसके 10 पॉइंट्स और काट देता है। दोनों फिर जिम में आते हैं।
जहाँ पर बॉस जूड को कहता है कि वो रहा हमारा टारगेट, तुम्हें उसे जितना हो सके उतने क्लोज रहना है ताकि मैं फ़ोटो क्लिक करके उसकी गर्लफ्रेंड को जेलस कर सकूं। जूड फिर जिम ट्रेनर के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे ये मशीन पुल करने में हेल्प करो, लेकिन जैसे वो पुल करती है तो जिम ट्रेनर को पंच लग जाता है, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है। फिर बॉस कहता है कि मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। वो जूड को उसे दिखाता है जिसमें उसे पंच लगा था। बॉस कहता है कि तुमने फिर से गलती कर दी। जूड फिर योगा ट्रेनर को देखती है जो कि अपनी योगा क्लास में जा रही होती है। जूड बोलती है कि तुम मुझे एक चांस और दो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाती हूँ। फिर वो योगा क्लास में जाती है। वहाँ पर योगा करते हुए वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। तभी उसको बॉस का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करती है तो बॉस कहता है कि मैंने चेक करने के लिए कॉल किया था कि तुम बेस्ट फ्रेंड बनी हो या फिर नहीं। इस पर जूड कहती है कि हाँ ट्राई कर रही हूँ और कॉल कट कर देती है। बॉस अब फिर से कॉल करता है और कहता है कि तुमने सही से बिहेव नहीं किया, इसलिए 10 पॉइंट कट कर रहा हूँ। जूड ये सुनकर कॉल रख देती है। तभी फिर से उसे कॉल आ जाता है। जूड कहती है कि तुम बार बार क्यों कॉल कर रहे हो, लेकिन इस बार मिस्टर चेन का कॉल था। वो कहते हैं कि तुम उस पर नज़र रख रही हो, पर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। तो जूड मिस्टर चेन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ और कॉल कट कर देती है। फिर से वो योगा करने लग जाती है और बेस्ट को बुलाती है, लेकिन वो नहीं आती तो दूसरी लेडियों से हेल्प करने लग जाती है। तभी उसकी बैक में क्रैम्प आ जाता है तो वो बाहर आ जाती है। वहाँ पर बॉस उसे उसकी योगा करते हुए पिक्चर दिखाता है, जो देखकर जूड को गुस्सा आ जाता है और बॉस उसके 10 पॉइंट माइनस कर देता है। फिर योगा ट्रेनर बाहर आती है और जूड को उसकी बैग के बारे में पूछती है। जूड बोलती है कि अभी वो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन बेस्ट जाने लग जाती है। तो जूड उसे फोर्स करती है उसकी बातें सुनने के लिए और कहती है कि मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है जो कि आपने टिकटॉक पर बताया था, लेकिन वो उसे मना करके चली जाती है। तब बॉस उसके पास आकर कहता है कि तुम तो यूजलेस हो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, हमारे अगले प्लान की तरफ चलते हैं। बॉस फिर जूड से बोलता है कि क्या तुम्हें काउंटर के पास वो लड़के दिख रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाकर ये डिवाइस फिट करना है। वहाँ वो जिम ट्रेनर भी है। लड़के अब जो फ्रेंड्स के साथ होते हैं अपने सीक्रेट इजीली रिवील कर देते हैं। तो जूड कहती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लड़के हैं, मैं ये कैसे करूँगी। बॉस बोलता है कि मुझे तुम जैसी पार्टनर नहीं चाहिए थी, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए बर्डन बनोगी तो मैं तुम्हें जॉब नहीं देता। तुमसे तो इतना सिंपल टास्क भी नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सिर्फ ये बग वहाँ पर प्लेस करना है। ये सुनकर जूड को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी जैकेट उतार कर उन लड़कों के पास जाती है और उनसे कोर्स का ब्रोशर मांगती है। सभी ब्रोशर ढूंढने लग जाते हैं और जूड चुपके से वो बग वहाँ पर लगा देती है। फिर वो दोनों बैठकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। लड़के आपस में बातें करते हुए फर्स्ट से कहते हैं कि तुमने लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद क्यों कर दिया है, तुम्हारे फॉलोअर्स इसके बारे में पूछ रहे थे। फर्स्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट अपनी क्लास के बाद हमेशा गायब हो जाती है, पता नहीं वो कहाँ जाती है। दूसरा लड़का बोलता है कि क्या वो किसी से मिलने जाती है, तो बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसके पास मेरे जैसा अमेजिंग बॉयफ्रेंड है। बॉस और जूड अब दोनों नीचे आ जाते हैं। बेस्ट जब अपनी कार से निकलकर जा रही होती हैं तभी बॉस जानबूझकर उससे जाकर टकरा जाता है और धीरे से उसकी कार की चाबी ले लेता है। फिर वो सॉरी बोलकर चला जाता है। दोनों फिर उसकी कार में बैठ जाते हैं जहाँ बॉस बोलते हैं कि तुम्हें अभी बहुत सारी स्किल सीखना बाकी है। तभी बॉस परफ्यूम स्मेल करने लग जाता है और जूड से पूछता है कि ये कौन सा परफ्यूम हो सकता है। जूड बोलती है कि ये शायद कार फ्रेशनर है या फिर लग्जूरियस फ्लावर सेंट है। तभी बॉस को किसी और चीज़ की स्मेल आती है। वो जाकर कार की डिक्की खोलता है और जूड से बोलता है कि आगे तुम्हारी बारी है। जूड अब फर्स्ट से मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। फर्स्ट कहता है कि अभी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, जल्दी बोलो। जूड बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि बेस्ट अपनी क्लास के बाद कहाँ गायब हो जाती है। दूसरी तरफ बेस्ट जिम में आती है और फर्स्ट के बारे में पूछती है। लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देर हो रही है। बेस्ट बोलती है कि उसके आने तक मैं अकेले लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। फिर वो लाइव आ जाती है। तभी फर्स्ट वहाँ पर आ जाता है। साइड में बॉस और जूड भी खड़े हुए थे। फर्स्ट कहता है कि तुम्हें ना हाई कैलोरी वाला खाना खाना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर बेस्ट शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वो फिर उसे ड्यूरियन का बॉक्स दिखाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कार की डिग्गी में ड्यूरियन का बॉक्स मिला था और जूड ने वो बॉक्स फर्स्ट को जाकर दिखा दिया। फिर लाइव स्ट्रीमिंग में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फर्स्ट बेस्ट का हाथ स्मेल करता है और कहता है कि तुमने ड्यूरियन खाया है, ये उसी की स्मेल है ना, इसीलिए तुम परफ्यूम यूज़ करती हो। बेस्ट अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उसे ड्यूरियन पसंद है और उसे वो चिकन स्मूदी से नफरत है।
फिर वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसे हाई कैलोरी फूड पसंद है, इसीलिए वो वर्कआउट करती है और मुझे फिट रहने का कोई भी शौक नहीं है। फर्स्ट कहता है कि तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तो बेस्ट कहती है कि मैं जानती थी, अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मुझे लगता है कि अब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फर्स्ट उसे रोक लेते और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बेवकूफ़ था क्योंकि मैंने ये सब किसी और से सुना है, तुमसे नहीं। बेस्ट पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो बोलता है कि मैं तुमसे पहले नाराज़ था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। तभी बॉस जूड को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हें फर्स्ट को बॉक्स देते हुए क्या कहा। जूड बताती है कि मैंने वही कहा जो कि मेरे मन में था। फ्लैशबैक में फर्स्ट जूड से बोलता है कि ये तो हमारे स्लोगन के अगेंस्ट है, बेस्ट भला ऐसे कैसा कर सकती है। तो जूड उससे बोलती है कि बेस्ट ने इसीलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो चुपके से अपनी कार में ड्यूरियन खाती है क्योंकि वो इस बारे में खुश नहीं थी। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको एक दूसरे के लिए एक जैसा फील करना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट अब बेस्ट को बोलता है कि अब से तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो खाना खा सकती हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, पर बॉस को तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जूड बोलती है कि ये सच में परफेक्ट कपल है, इन्हें छोटी बातों को लेकर ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। बॉस बोलता है कि ये तुम्हारी जॉब है, अगर तुम अपने काम को और पर्सनल फीलिंग्स को अलग नहीं रख सकती तो तुम जॉब क्विट कर दो। तभी बॉस के हाथ पे सामान गिर जाता है, वो जाकर देखता है तो फर्स्ट और बेस्ट फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। फर्स्ट बोलता है कि मुझे डिफ्यूज़र पसंद नहीं, तो बेस्ट कहती है कि डिफ्यूज़र की स्मेल तुम्हारे स्वेट से बेहतर है। क्या तुमने खुद कभी अपना स्वेट स्मेल किया है? तुम्हें पता है तुम कितने गंदे हो। फर्स्ट कहता है कि तुम्हारे ड्यूरिन से बेटर स्मेल करता हूँ मैं, और फिर इसी बात पर दोनों लड़ने लग जाते हैं। फर्स्ट बोलता है कि मुझे तो जिम का नाम भी पसंद नहीं है, जो सुनकर बेस्ट जिम के बोर्ड को तोड़ देती है और फिर ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर जूड और बॉस दोनों रास्ते में जा रहे थे। बॉस अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो बोलते हैं कि जूड कंपनी की रूल को फॉलो नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। अगले दिन आप सभी एम्प्लॉयज़ जूड के परफॉर्मेंस एवेल्यूशन फॉर्म देखते हैं जिसमें वो फेल हो गई थी। बॉस भी वहीं पर खड़ा होता है। बॉस के जाते ही सभी लोग जूड के पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं। जूड बोलती है कि बॉस मुझे डेफिनेटली फायर कर देगा, तो वो सभी रोते हुए कहते हैं कि हमें होप है कि तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। बॉस के आते ही सारे दूर हो जाते हैं। फिर बॉस जूड को अपने कैबिन में बुलाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉस अपने दोस्त से बोलता है कि मैं जूड को सेकंड चांस दूंगा। प्रेजेंट में जूड अब टेबल पर रखे हुए इसके फॉर्म को देखती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या तुमने मुझे सच में अपना पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया है। बॉस बोलता है कि हालांकि हमारा मिशन पूरा हो गया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने तो मैं मिस्टर चेन को कहूँगा और वो तुम्हें फायर कर देंगे। जूड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि अब से ऐसा नहीं होगा और उसे थैंक यू बोलती है एक्सेप्ट करने के लिए। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बॉस अपने फ्रेंड से बात करते हुए बोलता है कि जूड रिलेशनशिप तोड़ने के लिए ही बनी है मेरी तरह। और बेस्ट और फर्स्ट के हक करते वक्त बेस्ट को फर्स्ट से गंदी स्मेल आने लगी। उनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई और उनका ब्रेकअप हो गया। इन दी एंड उन्हें उनका ब्रेकअप करवाना था, वो चाहे कैसे भी हो, जो कि हो गया था। और की शुरुआत में हम दो सेलिब्रिटी आइस और मौका को देखते हैं जो कि इंटरव्यू दे रहे थे। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपके इतने फैंस हैं। आइस बोलता है कि ये तो हमारे न्यू सीरीज फ्रेंड हु इज़ योर फ्रेंड के फ़ैन हैं, हम पिछले 2 साल से साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मौका कहता है कि नहीं, हमें 3 साल हो चुके हैं। ये सुनकर रिपोर्टर्स खुश हो जाते हैं। तभी मौका बोलता है कि इसके कहने का मतलब हमें फ्रेंड्स बने हुए 3 साल हो गए हैं। रिपोर्टर पूछता है कि इस सीरीज से सीक्वल क्यों नहीं बना, और ये भी कहते हैं कि मौका तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो इस महीने ख़त्म हो रहा है, कि आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज़ का सीक्वल नहीं आ रहा, और क्या आप आगे शिफ्ट कपल के रूप में कंटिन्यू करोगे। आइस बोलता है कि किसने कहा कि हम सिर्फ शिफ्ट कपल हैं, हम रियल कपल हैं। ये कहकर आइस मौका को किस करता है। इसके बाद ही दोनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर आइस बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं किया, अगर तुम आगे कंटिन्यू नहीं करोगे तो मेरा शिफ्ट पार्टनर कौन बनेगा। मौका आइस को सॉरी बोलता है और कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में भी ये बता दूंगा। आइस बोलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसके बाद मौका को कॉल आता है, वो कहता है कि मैं अभी फ्री हुआ हूँ और घर जा रहा हूँ, मैं तुमसे अपार्टमेंट में मिलता हूँ। मौका अब आइस को इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद हम बॉस को देखते हैं जो कि ऑफिस आता है। बाकी के एम्प्लॉयज़ कहती हैं कि जूड कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, क्या वो ठीक होगी। नट फिर बॉस के कैबिन में आती है
और पूछती है कि क्या आपने जूड को काम से निकाल दिया। बॉस कहता है कि नहीं, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो। नट बोलती है कि मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है, फिर से आपको अकेले काम करना पड़ेगा। बॉस ये सुनकर उसका आईपैड छीन कर देखने लग जाता है। हमारा अगला मिशन मौका और उसके रियल पार्टनर का ब्रेकअप कराना है। नट बोलती है कि मैं इनकी फ़ैन हूँ, मैं इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तब बॉस उसको बोलता है कि तुम अपने काम पर जाओ। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि जूड काम पर नहीं आ रही है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो अकेले काम करना चाहते थे ना। बॉस बोलता है कि लेकिन मैंने उसे अपना वर्क पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया था। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर बॉस जूड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसके बाद बॉस जूड को ढूंढने के लिए उसके फ्लैट में जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वहीं उसकी लैंडलेडी भी आ जाती है। बॉस को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और वो अपनी ट्रिक से दरवाज़ा खोलकर जाकर देखते हैं कि जूड का फ़ोन तो वहीं पर पड़ा हुआ था और वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही थी। लैंडलेडी बोलती है कि जूड की डेथ तो नहीं हो गई, अब इस घर का रेंट कौन देगा। तभी बॉस फ्रिज खोलता है और कहता है कि ये चिकन की स्मेल है जो कि सड़ गया है। तभी अचानक से जूड की आवाज़ आती है। बॉस बाथरूम का गेट खोलता है तो वहाँ पर जूड मिलती है। बॉस उसे बोलता है कि तुम बाथरूम में इसीलिए लॉक हो गई क्योंकि डोर नॉब टूट गया था और तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं था और बिजली और पानी भी बंद हो गया, इसलिए फ्रिज में खाना सड़ गया। लैंडलेडी बोलती है कि इसने रेंट पे नहीं किया था, इसलिए मैंने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी। जूड बोलती है कि मैं 3 दिन से बाथरूम में बंद थी, मैं भला कैसे रेंट पे कर पाती। अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार आप होती। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं। बॉस जूड को अपने फ्लैट में लेकर आ जाता है जो कि उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया था। ये देखकर जूड काफ़ी खुश होती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये फ्लैट काम करने के लिए दिया है, हमारा टारगेट उस तरफ के फ्लैट में रहता है। जब तुम अपना काम ख़त्म कर लोगी तब तुम्हें अपने पुराने अपार्टमेंट में जाना होगा। पर जूड को ये फ्लैट काफ़ी पसंद आता है। वो बोलती है कि क्या मैं आपसे ये फ्लैट रेंट पर ले सकती हूँ, पर बॉस उसे बैग दिखाकर काम पर जाने के लिए कहता है। जूड फिर चुपके से मौका की फ़ोटोज़ क्लिक करती है। उसके बाद मौका लिफ्ट से जा रहा होता है और जूड भी अपने कपड़ों की बास्केट लेकर आ जाती है। वो बास्केट से कपड़े गिरा देती है और मौका से उठाने के लिए बोलती है, लेकिन वो ऑकवर्ड होकर बास्केट उठा लेता है। फिर जूड बोलती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और सेल्फी लेने लग जाती है और उसके क्लोज आ जाती है जिससे कि बास्केट गिर जाती है। अब जैसे लिफ्ट खुलती है तो वहाँ पर अपार्टमेंट का मैनेजर जिसका नाम मेड है वो आ जाता है। अगले सीन में अब बॉस और जूड को सीसीटीवी दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी। बॉस कहता है कि मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये मौका की फ़ैन है इसलिए थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। मौका कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने फ़ैन की फीलिंग को समझता हूँ। फिर बॉस को फ़ाइन भरना पड़ जाता है और वो दोनों फ्लैट में आ जाते हैं। बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें उससे फ्लर्ट करने के लिए कहा था, उसे हैरेस करने के लिए नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे फ़ाइन भरना पड़ा। बॉस फिर उसे मेड के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो रूल तोड़ने पर सबसे फ़ाइन लेता है और मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो कोई भी रूल तोड़ता है तो वो इमीडिएटली आ जाता है और अब तो वो तुम्हें मौका के पास भी नहीं जाने देगा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम आगे मिशन कर पाओगी, तुम अपने ओल्ड अपार्टमेंट में वापस चली जाओ। जूड बोलती है कि मेरे पास एक रास्ता है। फिर जूड किसी लड़की के रूम में नॉक करती है और उसे कैंडी खाने के लिए नीचे बुलाती है। दोनों नीचे आ जाती हैं। उस लड़की का नाम कोरमोई होता है। जूड उसकी तारीफ करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुम अकेले रहती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ और वो काम पर गया है। तो जूड कहती है कि मैं सुबह जिससे मिली थी वो शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था। असल में जूड को लगता है कि मौका उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लग जाती है। कोमोई बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बहुत ही हैंडसम है। तो जूड बोलती है कि नहीं, मैं तो उसकी सिस्टर हूँ। कोमोई को तो यकीन ही नहीं आता। वो बोलती है कि बॉस हर लड़की को अपनी सिस्टर ही बताता है, लेकिन तुम दूसरों जैसी नहीं हो। ये सुनकर जूड खुश हो जाती है। तो कोमोई बोलती है कि इसका मतलब तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। जूड बोलती है कि वो मुझे यहाँ पर लेकर तो आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीठ पीछे क्या करता है। लड़की ट्रस्ट करने लायक नहीं होते। और बोलती है कि जब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिली थी तब उसने मुझे कहा कि मैं सिंगल हूँ और अकेले रहता हूँ। तभी वहाँ पर कोमोई का बॉयफ्रेंड पॉप आ जाता है और कोमोई उसे मारने लग जाती है। जूड जब पीछे मुड़कर देखती है कि ये तो मौका नहीं है, इसका मतलब उसने फिर से गड़बड़ कर दी थी। तभी वहाँ पर मेड आ जाता है और शोर करने की वजह से उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है। जूड उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि आप मौका की गर्लफ्रेंड हो। पॉप बोलता है कि कोमोई यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है और मौका का रूम क्लीन करती है।
तब कोमोई बताती है कि मौका अकेला रहता है। तो जूड उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। वो कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब आइस से है, जो कि उसका शिप पार्टनर है। मैंने तो उसे कभी भी नहीं देखा उसके रूम में, मैंने तो बस मेड को ही देखा है। जूड बोलती है कि मेड उसके रूम में क्या करता है। तो वो बताती है कि मौका अपने काम में बिजी रहता है, इसीलिए वो उसका पर्सनल मैनेजर भी है। फिर जूड ऑफिस में बॉस को बताती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो मेड और मौका डेट कर रहे हैं और वो अपनी रिलेशनशिप को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मौका फेमस एक्टर है जिसका शिप पार्टनर आइस है। वो नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को पता चले। मेड को जब भी मौका से मिलना होता है तो वो सारे कैमरास चेक कर लेता है और इसीलिए चला जाता है, लेकिन वो मेरी नज़र से नहीं बच सकता। मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक किया है। तो बताओ, अब मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ ना, अब तो आप अपना फ्लैट मुझे रेंट पर दे दोगे। बॉस कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे अब इस मिशन में लड़की की ज़रूरत नहीं है। फिर बॉस उस फ्लैट पर वापस जाता है और मेड को कॉल करता है कि मेरे वॉशरूम का पाइप टूट गया है। मेड बोलता है कि मैं 20 मिनट में प्लम्बर को भेजता हूँ। बॉस कहता है कि तब तक तो रूम में पानी भर जाएगा। अब मेड को ही रूम में आना पड़ता है। बॉस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसने रूम में हिडन कैमरा भी इंस्टॉल किया होता है। मेड पाइप ठीक करने लग जाता है और वो बाहर आने लगता है। तभी बॉस उसे पैर लगाकर गिरा देता है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाता है। बॉस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मेड बोलता है कि नहीं, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बॉस बोलता है कि तुम पहले इंसान हो जो कि मुझे इतना पसंद आए, और उसे किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जूड मौका को लेकर आ जाती है। जूड बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मौका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया। मेड बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी जूड मौका को भड़काने लग जाती है कि इन दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब अगले दिन मेड जूड से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मेरे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, वो तो बस सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो जूड कहती है कि अब तो बहुत देर हो गई, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। मेड कहता है लेकिन मौका और मेरा ब्रेकअप तो नहीं हुआ है, वो मुझसे नाराज़ नहीं रह सकता, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इतना फेमस एक्टर है तो वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन वो इधर ही रहता है सिर्फ मेरे लिए। और मौका अब से BL सीरीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो अब हमारे रिलेशनशिप को सभी के सामने लेकर आना चाहता है। वो सिर्फ ऐसे ही शो के लिए काम करेगा जहाँ पर उसके एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान होगा, ना कि शिपिंग पर। और वो अनाउंस भी करने वाला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला। ये सब वो मेरे लिए कर रहा है। अब अगले दिन बॉस और जूड का प्लान होता है कि वो लोग कैसे भी करके मौका को कॉन्फ्रेंस में जाने से रोके। इसीलिए जूड अपनी बास्केट में एक फाइल और कपड़े लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ मौका अपनी कार की चाबी निकाल रहा होता है। और जूड बॉस की तरह कार की चाबी लेने का ट्रिक ट्राई करती है, पर उससे वो नहीं हो पाता। ये सब होते हुए मेड भी CCTV में देख रहा था। अब जूड जैसे ही उसे कार की चाबी छीनती है, तभी मेड वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो ये सब। जूड रोकर एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि मौका BL सीरीज़ क्विट कर दे, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। फिर मेड चाबी मौका को दे देता है और जूड वो फाइल निकालकर झाड़ियों में खड़ी हुई नट को दे देती है। बॉस फिर नट को बोलता है कि प्लान A फेल हो गया है, अब हमें प्लान B पर शिफ्ट होना होगा। अब कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आइस और मौका मेकअप रूम में होते हैं और मेकअप करने वाली कोई और नहीं, बॉस और नट होते हैं, जो कि भेस बदल कर वहाँ पर आए थे। नट आइस से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी वहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर तोंग आ जाते हैं और मौका को कहते हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, और उसे ले जाते हैं। तोंग मौका को फाइल देकर कहता है कि किसी ने मुझे ये दिया है और उसमें मेड और मौका की फ़ोटोज़ होती हैं। तोंग बोलता है कि अगर किसी ने इसे लीक कर दिया तो इससे मेरी मूवी अफेक्ट होगी और मैं प्रेस की मीटिंग में क्या बोलूँगा। ये सब बॉस भी सुन रहा होता है। मौका बोलता है कि आप सभी को सच बता देना, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी एक्टिंग पर ध्यान दें, ना कि शिपिंग पर। ये सुनकर तोंग खुश हो जाता है और कहता है कि तुम एक रियल एक्टर हो, मैंने सही डिसीजन लिया है तुम्हारे साथ काम करने का। मौका भी खुश हो जाता है कि तोंग उसकी बात से सहमत हो गया है। फिर बॉस मौका और तोंग को अंदर बंद कर देता है। इधर जूड और मेड भी लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। तभी अचानक से कॉन्फ्रेंस में मौका और आइस आ जाते हैं। जूड ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर बॉस वहाँ पर आता है तो जूड उससे गलती से पूछ लेती है कि तुम यहाँ पर, तुमने मौका को रोका नहीं। जो सुनकर मेड कहता है कि तुमने फिर से कुछ किया तो नहीं है। बॉस कहता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, तुम खुद ही देख लो। अब कॉन्फ्रेंस में मौका बोलता है कि हमारी जो सीरीज़ है उसका सीक्वल भी आएगा,
लेकिन उसका टाइटल होगा हु इज योर बॉयफ्रेंड। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं सिवाय मेड के। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बॉस उनको अंदर बंद करने ही वाला होता है। तभी तोंग मौका से बोलता है कि जो मूवी में कास्ट करने वाला हूँ उसके लीडिंग एक्टर को बदलना चाहता हूँ। मौका बोलता है कि ऐसा क्यों? तो तोंग बोलता है कि अगर तुम्हें शिपिंग नहीं करनी है फिर वो तुम्हें शिप एक्ट्रेस के साथ काम करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुमने कहा कि तुम्हें शिपिंग से नहीं बल्कि एक्टिंग से मतलब है, तुम कंपनी से जुड़े रहो, मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छी फैन फॉलोइंग मिलेगी। ये सुनकर बॉस प्लान चेंज करता है और गेट लॉक नहीं करता। इसके बाद मौका कॉन्फ्रेंस रूम में कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा हूँ और आइस की तरफ देखकर बोलता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर कहाँ जाऊँगा। ये सब देखकर मीर अपसेट हो जाते हैं और कहता है कि मुझे लगता है तुम जो चाहते हो वो हो गया। अब वो फिर से शिफ्ट कपल बन के सीरीज कंटिन्यू करेगा। जूड पूछती है कि तो फिर अब तुम क्या करोगे? तो मेड कहता है कि अब मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहूँगा। तो बॉस कहता है कि तुम थकते नहीं हो फायर स्केप से अपने रूम तक छुप कर जाने में, साथ में जिम जाना, स्विमिंग करना, कॉमन एरिया में हाथ पकड़ना, जो भी नॉर्मल कपल करते हैं वो सब तुम नहीं कर सकते। तुम अपनी फीलिंग्स पब्लिक में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखते? उसके बाद मेड और मौका बात करते हैं जहाँ पर मेड कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखूँगा जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होगा। मौका बोलता है कि कंपनी मुझे क्लियर प्लान नहीं बता रही है मेरे करियर के लिए, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। मेड बोलता है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे लगता है कि अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मौका उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन मेड नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे रूम से चले जाओ, ये मेरा रूम है, मुझे अब और फायर एस्केप से छुपकर नहीं जाना, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है। दूसरी तरफ जूड अपना सामान पैक कर रही होती है। बॉस बोलता है कि तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? तो जूड बोलती है कि मैं मिशन में फेल हो गई हूँ इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम अच्छा इंसान भी हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा उससे मेड ने डिसाइड किया कि वो इस अनफेयर रिलेशनशिप से बाहर निकलेगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे पुराने फ्लैट का रेंट कितना था, मैं उतने में तुम्हें फ्लैट रेंट पर दे देता हूँ। ये सुनकर जूड खुश हो जाती है। बॉस बोलता है कि लेकिन तुम फिर से मुझे अच्छा इंसान नहीं बोलोगी। जूड बोलती है कि ठीक है लेकिन मुझे तुमसे फेवर चाहिए। वो बॉस को अब हाथ आगे लाने के लिए बोलती है और 2 फिंगर से साइन करने को कहती है। वो बोलती है कि ये हमारे टीम का साइन होगा, जब भी हम मिशन कंप्लीट करेंगे तो हम ये साइन बनाएंगे। बॉस को तो ये साइन बकवास लगता है और जूड को की कार्ड देता है। जूड जब उसे लेती है तभी उसके हाथ से बॉक्स बॉस के पैर पर गिर जाते हैं। इसके लिए वो उसे सॉरी बोलकर कार्ड को देखकर खुश होने लगती है। जिसके बाद हम 2 न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं जिनके नाम है माई और मॉन। ये दोनों सेम दिन सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और ये दोनों नेबर्स हैं। ये लोग साथ में स्कूल जाते थे और साथ में एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। बड़े होने के बाद माई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा होता है। वो चाहता था कि मॉन भी उसके साथ चले लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अब्रॉड भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। मॉन कहती है कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा, पर मॉन बोलता है कि मेरी फैमिली ऑलरेडी अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी है और उन्होंने मेरे वहाँ पर आने की सारी तैयारी कर ली है। मॉन बोलती है कि अगर हमने आगे कंटिन्यू किया तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। माई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब भी तुम मेरे पीठ पीछे दूसरे लड़कों से बात करती हो, तुम्हारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। तभी मॉन अपने हेयर क्लिप निकाल कर उसे दे देती है। माई कहता है कि ये तो मैंने तुम्हें काफ़ी पहले गिफ्ट किया था। तो मॉन बोलती है कि तुम मेरे साथ रहकर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो इस रिलेशनशिप का भला क्या ही फ़ायदा। ये दोनों अब यहाँ पर ब्रेकअप कर लेते हैं। अब हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। मॉन उसके पेरेंट्स की नूडल शॉप पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर मायो उसके बिखरे बालों को देखकर उसे वही हेयर क्लिप वापस देता है, जो देखकर मॉन खुश होती है और क्लिप लगा लेती है। दूसरी तरफ बॉस अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा था। तभी पीछे से जूड आ जाती है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। बॉस उसे खुशी की वजह पूछता है तो जूड बोलती है कि तुमने मुझे जो रेंट पर घर दिया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, उसके लिए थैंक्स। नट फिर उन दोनों को अगला टारगेट माई और मॉन के बारे में बताती है। इन्होंने पहले ब्रेकअप कर लिया था पर फिर से पैचअप कर लिया। नट कहती है कि मॉन की 3 वीक पॉइंट्स हैं। सीन फिर मॉन और माई पर आता है जो कि वॉक करते हुए लंच करने के लिए जाते हैं। जूड और बॉस भी वहीं पर बैठकर डिवाइस के जरिए उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही माई वॉशरूम जाता है तभी जूड उसका पहला वीक पॉइंट बताती है कि उसे दूसरे लड़कों से बात करना पसंद है।
उसकी पोस्ट पर बहुत लोग कमेंट करते हैं और फ्लर्ट करते हैं और मॉन सभी को रिप्लाई भी देती है। माई इसी की वजह से काफ़ी अपसेट और जेलस रहता है। फिर जूड एक फेक अकाउंट बनाती है जिस पर बॉस की प्रोफाइल पिक लगी हुई थी और वो मॉन को मैसेज करती है। बॉस को लगता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा, पर तभी मॉन का रिप्लाई आ जाता है। जैसे ही जूड उसे इसके बारे में बताती है तो बॉस उससे फ़ोन लेकर उससे फ्लर्टी मैसेजेस करने लग जाता है। मॉन जब चैटिंग कर रही थी तभी वहाँ पर माई आ जाता है। वो पूछता है कि तुम किससे चैट कर रही हो, तो बोलती है कि मेरे कस्टमर से। माई बोलते हैं कि क्या वो लड़का है। मॉन बोलती है कि क्या तुम मुझ पर फिर से शक कर रहे हो। माई बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम फ्रेंडली पर्सन हो। माई फिर उसका फ़ोन लेकर अकाउंट चेक करता है और समझाता है कि यह अकाउंट अभी रिसेंटली बनाया गया है, ये स्कैमर भी हो सकता है, तुम ऐसे किसी को भी रिप्लाई मत किया करो। फिर मॉन उस अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। बॉस और जूड भी ये सब सुन रहे थे। जूड फिर एक और चांस मांगती है और बॉस को अगले प्लान के लिए लेके जाती है। मॉन और माई लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो अपना ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर लिखने वाली जूड होती है जिसने मास्क पहना हुआ था। जूड मॉन का सेकंड वीक पॉइंट बताती है कि वो खाने में बहुत नखरे करती है, उसे वही चाहिए होता है जो कि वो उसे पसंद हो। जूड उसका ऑर्डर लिख लेती है और शेफ को देने से पहले ऑर्डर बदल लेती है, उसे दूसरा खाना सर्व करती है। मॉन खाने को देखकर जूड से बोलती है कि ये तो मेरा ऑर्डर नहीं है। जूड एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आप इस बारे में मैनेजर को मत बोलना वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। माई फिर मॉन को बोलता है कि मैं ये दोनों डिश खा लूँगा, तुम अपने लिए फिर से ऑर्डर कर लो। तो मॉन बोलती है कि अगर फिर से इसने गलत डिश सर्व कर दी तो क्या तुम वो वाला खाना भी खा लोगे। इस बात को लेकर मॉन उसे झगड़ने लग जाती है। तभी माई किचन में जाकर खुद मॉन के लिए डिश बनाने लग जाता है और उसे सर्व करता है, उसे प्यार से खिलाता है, जिससे कि जूड का प्लान फेल हो जाता है। फिर मॉन उसकी शॉप पर आ जाती है। वहाँ पर हम उसके डैड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन थे। मॉन का थर्ड वीक पॉइंट होता है कि उसके डैड ओवर प्रोटेक्टिव है। वहाँ पर माई भी आ जाता है जो कि उनके लिए स्नैक्स लाया था। डैड बोलते हैं कि उसे टेबल पर रख दे, जो देखकर मॉम डैड से कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी माई डैड से पूछता है कि मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट लाया था, क्या आपको वो पसंद आया। डैड बोलते हैं कि मैंने देखा ही नहीं, मैं बिजी था। माई फिर उनकी हेल्प करने लग जाता है, वो प्लेट्स रखने के लिए जाता है। अब वहाँ पर भेस बदल कर जूड अपना मुंह छुपाकर काम कर रही थी। माई को शक होने लग जाता है और वो उसे देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बॉस भी भेस बदल कर आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ना काफ़ी इंट्रोवर्ट है। फिर वो उसे कहता है कि मैं ना आपको जानता हूँ, आप तो शॉप ओनर की बेटी को पसंद करते हो ना। अगर आप उनके डैड से बात करना चाहते हो तो शर्माओ मत, वरना आप अपना चांस खो दोगे। बॉस अब उसे कुछ टिप्स देता है उसके डैड का दिल जीतने की और बताता है कि वो उसकी हेल्प करे और तुम्हारे और उसके डैड के बीच में कोई तो कॉमन चीज़ होगी, तुम उस टॉपिक पर डैड से बात करो। अगले दिन अब माई वैसा ही करता है, वो डैड की हेल्प करने लग जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डैड हर बात का उल्टा जवाब दे रहे थे। मॉम डैड से बोलती है कि आपको उससे भला प्रॉब्लम क्या है जो कि आप ऐसा बिहेव करते हो। फिर मॉम माई से बोलती है कि तुम ना डरो मत। इसके बाद जब मॉन और माई साथ में बैठकर सब्जी काट रहे होते हैं तभी जूड डैड से जाकर बोलती है कि ये मुझे ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो डैड उसे परमिशन देते हैं। जूड फिर दोनों के पास जाकर अपना मुंह छुपाती है और माई को एप्रन देती है। माई जैसे ही एप्रन पहनता है तो उसमें से एक कॉकरोच निकलता है, जिससे कि माई डर जाता है और टेबल पर रखा सामान गिरा देता है, जो देखकर डैड और मॉन हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जब माई मोप कर रहा था तो वो देखता है कि पानी में ऑयल मिला हुआ है जो कि बॉस ने मिलाया था। उसी वक्त डैड वहाँ से जा रहे थे, तभी ऑयल से उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाले थे, पर माई उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उनके सर पर सब्जी से भरा बर्तन गिर जाता है और डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में अब बॉस माई का बैग उसे देता है। माई बोलता है कि स्नैक्स में आपके लिए क्या लेकर आया था। डैड फिर माई का बैग उसे देते हैं तो माई कहता है कि स्नैक्स में आपके लिए लेकर आया था। डैड बैग के अंदर से स्नैक्स निकालते हैं, लेकिन उसमें माई की पर्सनल चीज़ें निकलती हैं। डैड उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। माई को समझ नहीं आता कि ये सामान बैग में किसने रखा। अब डैड उसे जाने के लिए बोलते हैं तो मॉन उसे गेट तक लेकर जाती है, लेकिन माई बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में ये सामान कहाँ से आया। मैं इतनी दूर से आपको एक बात कहने के लिए आया हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ और उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने के लिए आया हूँ। मैं मोहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। डैड उसकी बात से अब सहमत हो जाते हैं। फिर रात को दोनों शॉप के बाहर खड़े होते हैं और रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। मोहन उसमें जीत
जीत जाती है और माई को किस करती है। बॉस और जूड भी ये सब देख रहे थे। जूड बोलती है कि हमारे सारे प्लान फेल हो गए हैं, हम तो इनका ब्रेकअप करवाने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों तो शादी करने वाले हैं। बॉस कहता है कि अब मेरी बारी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन मॉन शॉप पर होती है, तभी डैड आकर बोलते हैं कि आज तुम कोई काम नहीं करोगे, मैं और तुम्हारी मॉम मिलकर शॉप संभाल लेंगे, हम तुम्हारे बिना भी शॉप संभाल सकते हैं, तुम्हें अब्रॉड जाकर यहाँ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर डैड नूडल्स बनाने लग जाते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं, लेकिन डैड मॉन की हेल्प नहीं लेते और कस्टमर आकर डैड से बोलते हैं कि आज नूडल्स का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था। डैड नूडल्स को खुद टेस्ट करते हैं तो उन्हें भी अलग लगता है। डैड फिर बॉस को शुगर लाने के लिए कहते हैं तो बॉस चुपके से शुगर में सॉल्ट भी मिक्स करके डैड को दे देता है। फिर मॉम को एक कॉल आता है जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन के मॉम से बोलती है कि आपने शॉप का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, इसकी वजह से आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तभी मॉम बोलती है कि मैं अभी फ़ाइन भर देती हूँ, लेकिन मोहन उनसे फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि मैंने पहले ही शॉप का लाइसेंस रिन्यू करवा लिया है और अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हैं। ये सुनकर जूड कॉल कट कर देती है। मोहन फिर मॉम को बोलती है ये ऐसे कॉल स्कैमर्स करते हैं, आप बिना डिटेल्स जाने किसी को भी पैसे नहीं दे सकती। मॉम तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होती है और कहती है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो स्कैमर है। अब रात को मॉम, डैड और मोहन बैठे हुए थे जहाँ पर मोहन ऑनलाइन कस्टमर्स का रिव्यू देखती है तो सभी कहते हैं कि नूडल्स का टेस्ट चेंज हो चुका है और एक कस्टमर आके डैड को कहती है कि अब आपको नूडल्स बनाने का काम अपनी बेटी को दे देना चाहिए। मोहन ये सुनकर अपसेट होकर शॉप के बाहर बैठ जाती है। तभी माई आकर उससे अपसेट होने की वजह पूछता है तो मोहन बोलती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या तुम मेरे साथ थाईलैंड में रह सकते हो। माई कहता है कि पर मेरा बिजनेस तो ऑस्ट्रेलिया में है। वो कहती है कि मेरी भी यहाँ पर शॉप है। माई बोलता है कि हमें ना समझौता करना चाहिए। मोहन कहती है कि मैं जानती हूँ, सिर्फ शॉप नहीं मेरी फैमिली के बारे में भी। आज मेरे डैड ठीक से शॉप नहीं संभाल पाए और मेरी मॉम स्कैम होते होते बची, मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती। माई बोलता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी भी वहाँ पर फैमिली है, मैं भी उनको छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहता। अब मोहन डिसाइड करती है कि अगर वो रॉक पेपर सीजर में जीत जाएगी तो वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। अगर मोहन जीती तो माई को थाईलैंड में ही रहना पड़ेगा। दोनों अब रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, लेकिन इस बार टाई हो जाता है। फिर माई उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन मोहन मना करती है और अपना हेयर क्लिप निकाल कर उसे वापस कर देती है। लेकिन माई फिर से उसके बालों में क्लिप लगा देता है तो मोहन उसे सॉरी बोलती है। माई कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, किसी की भी इसमें गलती नहीं है। फिर वो उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है और मोहन रोने लगती है। बॉस और जूड भी ये देख रहे होते हैं और जूड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन जूड अब ऑफिस आती है तो वो देखती है कि मोहन उसके कैबिन में बैठी है, जिसे देखकर जूड शॉक हो जाती है। मोहन बोलती है कि आपके पेमेंट सिस्टम में कुछ एरर हो गया था, इसलिए मैं लास्ट पेमेंट देने के लिए आई हूँ। जूड को तो कुछ समझ ही नहीं आता। मोहन कहती है कि मैंने आपको हायर किया था, मैं ही आपकी हिडन क्लाइंट हूँ। एक्चुअली मैं ही चाहती थी कि हमारा ब्रेकअप हो, लेकिन मैं खुद इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं ये कर पाऊँ। मैं जानती थी कि वेटर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने वाली आप ही थी, इसीलिए मैंने कोऑपरेट किया। भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी लाइफ बहुत ही अलग थी। थैंक्स, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से काम किया। और फिर मोहन बॉस को अपनी शॉप की नूडल्स सीख कर चली जाती है। जूड बोलती है कि हमने इनका ब्रेकअप करवाया, फिर भी वो थैंक्स बोल कर गई। तो बॉस कहता है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, वो खुद चाहती थी कि उसका ब्रेकअप हो। जूड बोलती है कि तुम्हें तो कुछ भी फील नहीं होता। तो बॉस कहता है कि तुम हमारा टीम साइन नहीं बनाओगी, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। दोनों टीम ए का हैंड साइन करते हैं। फिर बॉस नूडल बाउल से निकालता है, लेकिन उसके हाथ में गर्म खाना गिर जाता है। जूड उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है और बॉस यहाँ पर जूड को देखता ही रह जाता है। की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहाँ पर जेंग खाओ का वेट कर रहा होता है। फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर आती है। जेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं और उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक भी ऑफर करता है। ड्रिंक ख़त्म करके अब वो उसे थैंक्स बोल के जाने वाली होती है तो जैंग उसे लंच के लिए चलने को बोलते हैं, पर खाओ कहती है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। जैंग पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो, तो खाओ बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ लंच करूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये सुनकर जैंग इमोशनल हो जाता है। फिर उसी कॉलेज में बॉस और नट जूड का वेट कर रहे थे। जूड लेट आती है तो बॉस लेट आने का कारण पूछता है। वो बोलती है कि मैं रात भर ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने वाले पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मेरा डैड को सर्जरी की ज़रूरत है, मेरी मॉम भी सेविंग ग्रुप से स्कैम हो गई और मेरे भाई के सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं।
नट तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर बॉस अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है। जूड को लगता है कि वो उसे उधार दे रहा है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना। नट फिर प्रोजेक्ट के बारे में इन लोगों को बताती है कि हमारा अगला क्लाइंट जैंग है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे अपने क्लासमेट खाओ पर क्रश है, लेकिन उसे लगता है कि खाओ किसी को डेट कर रही है। पर हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, और फिर उसके बाद दोनों का ब्रेकअप करवाना है। जूड कहती है कि पर जैंग को गलतफहमी भी हो सकती है ना कि खाओ का बॉयफ्रेंड है, और कहीं इस चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट ना कर दे। बॉस कहता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नट फिर जूड को ड्रेस देती है और कहती है कि सबसे पहले तुम्हें खाओ से दोस्ती करनी होगी, लेकिन वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती है। वो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। उसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट लाना होगा, फिर तुम्हें पता लगाना होगा कि वो किसे रेट कर रही है। उसके बाद जूड खाओ को बुलाती है और कहती है कि तुम जिस अपार्टमेंट में रहती हो मैं भी वहीं पर रहती हूँ, और शायद हमारे पार्सल ना एक्सचेंज हो गए हैं। जूड बॉक्स को देखकर कहती है कि हमने एक ही शॉप से ऑर्डर किया है। फिर वो दोनों बैठकर असाइनमेंट के बारे में बात करती हैं। जूड बोलती है कि मैं हमेशा इसी शॉप से ऑर्डर करती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। खाओ बोलती है कि क्या सच में तुम्हें पसंद है? तो जूड कहती है कि मैं सुबह शाम इस चीज़ को यूज़ करती हूँ। अब दोनों के पार्सल में सेम ही चीज़ होती है। खाओ फिर अपना पार्सल खोलती है तो उसमें से शायद कोई एडल्ट टॉय निकलता है। वो बोलती है कि क्या तुम इसे सच में यूज़ करती हो? जूड को पता नहीं था कि पार्सल में क्या है, तो बॉस को इशारा करती है कि तुमने क्या ऑर्डर किया है। जूड अब खाओ से बोलती है कि मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने बताया है। तब खाओ से कहने लग जाती है कि मुझे सोशलाइज करना पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि मुझे बस एक ही दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं डीप कॉन्वर्सेशन कर सकूं। मैं लकी हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। नाइस टू मीट यू। बॉस फिर उससे खाओ के बारे में अपडेट लेता है। जूड उसे कहती है कि मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बॉस पूछता है कि वो डेली लाइफ में यूजुअली किस किस से बात करती है। जूड कहती है कि सिर्फ 3 ही कैंडिडेट हैं। पहला वो फूड वेंडर, शायद वो इसीलिए अपना रिलेशनशिप छुपाना चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि फूड वेंडर की वाइफ भी है। उसकी वाइफ हमेशा गुस्सा रहती है क्योंकि शॉप से पैसे गायब होते हैं। शायद वो पैसे वो काओ पर ही खर्च करता होगा। सेकंड कैंडिडेट है कैंपस का गार्ड, लेकिन वो तो बहुत ही ओल्ड है। और लास्ट कैंडिडेट एक कॉलेज स्टूडेंट गर्ल है। बॉस कहता है कि तुमने सच में उसकी इन्वेस्टिगेशन की है? तुम्हें लगता है कि ये 3 कैंडिडेट उसे डेट करेंगे? जूड कहती है कि वो इंट्रोवर्ट लड़की है, मुझे लगता है कि वो इनमें से किसी को डेट कर रही है, और मेरी गट फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती। जूड फिर फूड वेंडर पर नज़र रखती है। दूसरी तरफ बॉस गार्ड पर नज़र रख रहा था। वो गार्ड को कॉल पर बात करते हुए सुनता है। वो किसी से मिलने के लिए कहता है तो बॉस उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ जूड को लगता है कि फूड वेंडर खाओ से चैटिंग कर रहा है। वो वेंडर भी वहाँ से जाता है तो जूड उसका पीछा करती है। पीछा करते करते बॉस और जूड एक ही जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बॉस को आवाज़ सुनाई देती है। गार्ड और वेंडर आपस में बात करते हैं और कुछ ज्वेलरी देते हैं। बॉस कहता है कि तुम्हारे 2 कैंडिडेट्स तो बाहर हो गए। जूड बोलती है कि अभी लास्ट कैंडिडेट बचा है। खाओ फिर लाइब्रेरी में बैठी होती है। जूड बोलती है कि हमें इन दोनों की फीलिंग्स जाननी होगी। बॉस अब बेस बदल कर उनके टेबल पर कैंडी रख देता है। खाओ उस लड़की से पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है, तो लड़की कहती है कि ये मेरी है, शायद गलती से बाहर रह गई होगी। तब बॉस कहता है कि देखो ये दोनों तो एक दूसरे को जानती तक भी नहीं है, मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया और मेरे पास और भी प्लान्स हैं। जूड बोलती है कि क्या तुम लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? उससे पहले तुम्हें लिपस्टिक रिमूव करनी होगी। जूड अब बॉस की लिपस्टिक साफ करती हैं तो वो उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन अब जूड टेक्स्ट ऑडियो का काम कर रही थी। वहाँ पर खाओ भी आ जाती है। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो जूड बताती है कि मैं साइड जॉब करती हूँ। खाओ कहती है कि मैं भी साइड जॉब करती हूँ। फिर वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आता है और सारी लड़कियाँ उसके पीछे होती हैं। खाओ बताती है कि कौन है हमारा सीनियर। जूड फिर कॉन्ग के हाथ में पार्सल देखती है। वो खाओ से पूछती है कि क्या उसके हाथ में तुम्हारा पार्सल है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जूड बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम देखा उस बॉक्स पर और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो तुम मुझसे सभी बातें शेयर कर सकती हो। खाओ बोलती है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं और कॉन्ग डेट कर रहे हैं। जूड तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। जूड अब सभी को इन्फॉर्मेशन देती है कि दोनों 3 महीने से सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि खाओ को लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, वो उसके साथ रहना डिजर्व नहीं करती। जेंग बोलता है कि खाओ जैसी स्वीट लड़की कॉन्ग को डेट भला क्यों ही करेगी, वो काफ़ी बुरा इंसान है और ये बात सभी को पता है।
नट बताती है कि खोंग ने एक लड़की से ब्रेकअप कर लिया था और उसने स्कूल छोड़ दिया था। जब उसने दूसरी लड़की से ब्रेकअप किया तो वो तो 7 दिन तक ड्रिंक ही करती रही और एक लड़की तो उसकी वजह से नन बन गई और टेम्पल में ही रहने लग गई। बॉस बोलता है कि फिर तो उनका ब्रेकअप करवाना इतना मुश्किल नहीं है। जूड कहती है कि हम वो रास्ता चुनेंगे जिसमें खाओ को हर्ट ना हो। जैंग थैंक यू कहता है और खाओ की फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए भी बोलता है। तो जूड बोलती है कि वो मेरी भी अच्छी दोस्त है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। फिर जूड और खाओ बैठे होते हैं जहाँ पर जूड खाओ को लेक्चर सुनकर उसे ट्रांसक्राइब करने को बोलती है। लेक्चर का टॉपिक होता है कि जब किसी बुरे इंसान से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए। खाओ टॉपिक को पढ़कर लेक्चर लिखने लग जाती है। लेक्चर में कहते हैं कि अगर आपकी दोस्त को गलत लोगों से प्यार है तो आप भी बिगड़ सकते हो। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, उससे मिलना बंद कर देना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए। खाओ लिखते लिखते रुक जाती है। जूड पूछती है कि तुम इस लेक्चर के बारे में क्या कहना चाहती हो। खाओ कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मेरी दोस्ती गलत लोगों से है तो मेरी लाइफ भी ख़राब कर देंगे। जूड बोलती है कि अब तो तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तभी खाओ बोलती है कि मैंने ये भी नोटिस करा है कि ये तुम्हारी ही वॉइस है, तुमने मुझे लेक्चर सुनाया क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं कॉन्ग के बारे में वॉर्न हो जाऊं। जूड कहती है कि अगर कॉन्ग अच्छा इंसान होता तो वो रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखता। खाओ बोलती है कि यही तो हम चाहते हैं। तो जूड बोलती है कि तुम भी वही चाहती हो जो कि वो चाहता है, तुम्हें कॉन्ग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अगर उसे प्राउड होता कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो। वो तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने में एम्बैरेस फील नहीं करता। कॉन्ग टेरिबल पर्सन है, उसने कई लड़कियों का दिल तोड़ा है। खाओ बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो टेरिबल मैन है क्योंकि वो डेट करता है और ब्रेकअप कर लेता है। जो सुनकर वो जूड से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर जूड को बॉस का मैसेज आता है, वो उसे ऑफिस आने के लिए बोलता है। बॉस जूड को बताता है कि कॉन्ग का सीक्रेट अकाउंट है जहाँ पर वो अडल्ट कंटेंट को प्रमोट करता है। उसने वहाँ पर काओ के साथ भी एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें सब्सक्रिप्शन फीस भी लगी हुई है। मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक जा सकता है। ये देखकर जूड वहाँ से चली जाती है और कॉलेज आकर देखती है कि वो वीडियो कॉलेज में वायरल हो गया है। जूड अब खाओ को ढूंढने लग जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है तो खाओ कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ। जूड बोलती है कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। खाओ बोलती है कि मुझे पता है कि कॉन्ग अरेस्ट हो गया है उस वीडियो को वायरल करने के जुर्म में और मैं एक विक्टिम हूँ। जूड फिर बॉस को कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने पुलिस में कॉन्ग की रिपोर्ट की थी तो बॉस हाँ कहते हैं। जूड बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। बॉस कहता है कि मुझे पता है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। तो जूड बोलती है कि हाँ वो सच है, लेकिन इसमें विक्टिम खाओ है, उसे इस बारे में पता होना चाहिए था। ये उसका फैसला होना चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे या फिर कुछ और। बॉस बोलता है कि ये तो हमारा काम है, तो मुझसे क्या चाहती हो। तो जूड बोलती है कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। बॉस बोलता है कि तुम अनप्रोफेशनली काम कर रही हो, तुम्हें अपने प्रोफेशनल फीलिंग्स अलग रखनी होंगी। जो सुनकर जूड कॉल कट कर देती है और काओ को ढूंढने के लिए टेरिस पर आती है। जूड कहती है कि सॉरी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भी टाइम गुजर जाएगा। काओ बोलती है कि मुझे लगा था कि कॉन्ग मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। जूड बोलती है कि तुम अपने आप को लकी मानो कि तुम ऐसे इंसान से दूर हो गए, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। काओ बोलती है कि मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे कॉन्ग के साथ ही रहना है। तो जूड कहती है कि तुम इस सब के बाद भी उसके साथ ही रहना चाहती हो। खाओ बोलती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जूड बोलती है कि उसने सीक्रेटली तुम्हारा वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर पोस्ट किया। तो खाओ बोलती है कि उसने सीक्रेटली फिल्म नहीं किया था, मैंने उसे ऐसा करने की परमिशन दी थी। दूसरी तरफ बॉस और उसका डॉक्टर फ्रेंड बार में बैठे हुए थे। बॉस अपने क्लाइंट जैंग को मैसेज करता है कि कॉन्ग अरेस्ट हो गया है, जल्दी हम उनका ब्रेकअप करवा देंगे। बॉस फिर बैठकर जूड की कही हुई बात को सोचने लग जाता है कि वो सेल्फिश है। वहीं काओ जूड से कहती है कि मैं और कॉन्ग उन वीडियो से पैसे कमाकर साथ में रहना चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले। कॉन्ग को तुम जैसा समझती हो, वो वैसा नहीं है, उसने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया। वो चाहता है कि मैं मुसीबत में ना पड़ूं। मुझे उसके बेल कराने के लिए पैसे चाहिए। अगर मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और अगर पैसे नहीं मिले तो कॉन्ग जेल में ही रह जाएगा। ये सुनकर जूड अब बॉस को कॉल करती है और उससे पैसे मांगती है। बॉस कहता है कि सुबह तो तुमने मुझसे झगड़ा किया था और अब पैसे उधार मांग रही हो। जूड बोलती है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, खाओ ने उस वीडियो को फिल्म करने की परमिशन दी थी, वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में आ गई है। उसे इतना स्ट्रेस है कि वो बिल्डिंग से कूदना चाहती है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बॉस तो मना कर देते और बोलता है कि हमारी जॉब उनका ब्रेकअप करवाना है, दैट्स इट।
झूठ बोलती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम हार्टलेस हो, तुम्हें किसी की परवाह थोड़ी ना है। बॉस का फ्रेंड अब उसके हाथ पे लगी हुई बैंडेज के बारे में पूछता है कि ये कितनी अजीब तरीके से लगी है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए इसे ठीक करवाने के लिए। पर बॉस तो झूठ के बारे में सोचने लग जाता है। जब उसने बैंडेज लगाई थी वहीं खाओ रोने लग जाती है तो झूठ उसे हक करती है। तभी पीछे से जैंग आ जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कॉन्ग की बेल कराने में और मैं तुम्हारा बेस्ट सपोर्टर हूँ। खाओ कहती है कि थैंक यू, मैं तुम्हें धीरे धीरे पैसे वापस लौटा दूंगी। जैंग बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कॉन्ग से ब्रेकअप करना होगा। तुम एक गलत इंसान को डेट कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर से स्टार्ट कर सकती हो मेरे साथ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हें पैसा कमाने के लिए ऐसा काम नहीं करने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने जो कुछ भी किया मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उसका हाथ पकड़कर उससे अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है। खाओ मना करती है और कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पर जैंग उसका हाथ जोर से खींचता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया। वो उसे लड़ने लग जाता है। जूड अब काओ को खींचकर लेकर जाती है पर वो फिर से उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। जूड उससे बचती है। जब जूड उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। तभी बॉस पीछे से आ जाता है और उसे मारता है। वो बोलता है कि तुम मेरे क्लाइंट हो ना, मैं अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। वो दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं और बॉस जैंग को मारते मारते उसे बेहोश कर देते हैं। जूड तो ये सब देखकर काफ़ी डर गई थी। बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन हम कॉलेज में खाओ जूड को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। वो जूड को काफ़ी मिस कर रही थी क्योंकि उसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया था। फिर खाओ और कॉन्ग भी अपने रिलेशनशिप को सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं ऑफिस में नट बॉस को बोलती है कि मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और क्लाइंट के साथ मारपीट भी की। बॉस कहता है कि उसने मेरे पार्टनर पर अटैक किया तो मैं भला क्या ही करता। नट बोलती है कि तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना आता है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। तो बॉस अब यहाँ पर जूड के बारे में ही सोचता रहता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम पॉप है उसे स्टॉक कर रही थी और इस पर्सन को हमने पहले भी देखा था। वो देखती है कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बन गई है और वो कॉर्मोई होती है। उसको ये चीज़ देखकर काफ़ी जेलसी होती है। वो पॉप को ब्लॉक करने जा रही थी तभी उसे ब्रेकअप सर्विस का पोस्टर देखता है। फिर नट बॉस और जूड को अगले टारगेट के बारे में बताती है। एक क्लाइंट है जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप करवाना चाहती है। जूड बोलती है कि हमें इनका ब्रेकअप क्यों करना है, इसका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है। तो नट बोलती है कि इसके लिए उसकी एक्स जेलस हो रही है और इनका ब्रेकअप करवाना चाहती है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तो जूड बोलती है कि हाँ कॉर्मोई मेरी अच्छी फ्रेंड है और वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करती है, वो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद करती है। रिसेंटली रात को मेरे पेट में दर्द हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गई थी और वो काफ़ी अच्छी है। नट बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ पर तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप और काम को अलग रखना होगा। ऐसा बोलकर वो बॉस से पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना, लेकिन बॉस तो अपने डॉक्टर फ्रेंड ओट की कही हुई बात को सोचने लग जाता है कि तुम अपने मिशन में फेल हो गए और तुमने उस कपल को पैसे उधार दिए जिसका तुम ब्रेकअप करवाने वाले थे। तुम्हें जूड को बचाते हुए चोट भी लगी तो अब तो तुम मानते हो ना कि तुम उसकी केयर करने लगे हो। बॉस बोलता है कि मैं उसकी केयर भला क्यों करूँगा। ओट बोलता है कि अब तुम शर्माओ मत, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस बात को लेकर टीज करूँगा, वैसे हाँ मैं करूँगा तो ज़रूर। नट अब यहाँ पर बॉस को बुला रही होती है पर वो नहीं सुनता तो जूड उसको टच करती है। तभी बॉस को करंट लगने लग जाता है। बॉस बोलता है कि तुम मुझे शॉक क्यों दे रही हो। तो नट कहती है कि क्या तुम दोनों में कोई स्पार्क है। जूड कहती है कि क्या तुम रोमांटिक स्पार्क की बात कर रहे हो। तो बॉस कहता है कि ड्राई स्किन की वजह से हुआ है, तुम्हें जाकर लोशन लगाना चाहिए। बॉस फिर केस के बारे में देख रहा होता है और जूड भी उसके पास बैठ जाती है। दोनों की एल्बो टच होती है तो फिर से बॉस को झटका लगता है। वो कहता है कि मैं ये केस अकेला हैंडल करूँगा क्योंकि तुम किसी के क्लोज होती हो तो उसके साथ सॉफ्टली कनेक्ट हो जाती हो और हमारा सारा काम बिगाड़ देती हो। जूड बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं चाहती उनका ब्रेकअप हो, मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करूंगी और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। बॉस कहता है कि तुम उनके बारे में क्या जानती हो। तो बताती है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। कॉर्मोई को पता है कि पॉप को कैसे पैम्पर करना है। पॉप भी वही करता है जो कि कॉर्मोई को पसंद है, लेकिन उनके रिलेशनशिप का वीक पॉइंट है कॉर्मोई की पीरियड्स का टाइम। अगर तुम्हें उनका ब्रेकअप कराना है तो इन 5 दिनों में ही कराना होगा
और आज कॉर्मोई का सेकंड डे होता है। फिर बॉस पॉप से मिलता है। पॉप कहता है कि तुम जूड की लॉन्ड्री करने जा रहे हो। तो बॉस कहता है कि हाँ, वो मेडिटेशन रिट्रीट के लिए गई है। पर ये अच्छा है, वो बहुत ही जल्दी अनॉइड हो जाती है। उसके पीरियड्स चल रहे हैं ना, इसीलिए वो हमेशा अपने हार्मोन्स को ही ब्लेम करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ऐसा ही करती है। तो पॉप कहता है कि हाँ, कभी कभी। तो बॉस बोलता है कि तुम्हें भी लगता है कि वो बहाने बनाती है और हमें कंट्रोल करती है। पॉप बोलता है कि ये सच में होता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हार्मोन्स उनकी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, उन्हें पिंपल होते हैं, टाइटनेस फील होता है और भी बहुत कुछ होता है। हमें उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। तो बॉस कहता है कि तो क्या वो हम पर गुस्सा निकालेंगी। पॉप उसे समझाता है कि वो उस टाइम में ना थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हमें उनका सहारा बनना होगा। ये बहुत ही बड़ा बर्डन होता है वुमेन्स के लिए। हम दोनों की गर्लफ्रेंड हैं और तुम मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हो। वैसे मैं सोया मिल्क लेने के लिए जा रहा हूँ, ये मूड स्विंग में हेल्प करता है। फिर पॉप सोया मिल्क लेने के लिए आता है और वो उसमें टॉपिंग्स नहीं डलवाता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं थी। लेकिन सोया मिल्क देने वाला बॉस ही होता है, वो उसमें टॉपिंग्स डाल देता है। कॉर्मोई जब मिल्क के अंदर टॉपिंग्स देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। तो पॉप उसे मनाने लग जाता है और ये सब बॉस भी सुन रहा था। पॉप के साइकिल पर लगे डिवाइस के जरिए उसके बाद नट और बाकी के एम्प्लॉयज़ जूड को पूछते हैं कि तुम ऑफिस में क्यों सो रही हो, और पिछले मिशन में फेल होने के बाद मुझे तो उस दिन का वेट है जिस दिन हम बॉस जैसे घमंडी लड़के को बुली करेंगे। बाकी सभी बॉस का मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर जूड अपना बिस्तर बना रही थी। नट उससे बोलती है कि तुम्हें तो हम सबसे ज़्यादा गुस्सा आता होगा बॉस पर, क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हारा दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दें। तुम्हें इस ट्रांसफ़र का रीज़न लिखना होगा कि तुम्हारा पार्टनर मिशन में फ़ेल हो गया। जूड को ये बात याद आती है जब बॉस ने उसे जैंग से बचाया था। वो बोलती है कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना है। जब से मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया है तब से मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा इंसान है। सभी जूड के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या बॉस ने तुम्हें गैसलाइट किया है, ज़रूर उसने तुम्हें मिसलीड किया होगा कि वो एक अच्छा पर्सन है। जूड बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नट बोलती है कि अगर वो फिर से अपने मिशन में फेल हुआ तो मैं मिस्टर चेन को मैनिपुलेट करूंगी कि बॉस अब कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा और उसे फायर कर देंगे, जिससे कि टीम में डिसबैंड हो जाएगी। ये सुनकर एम्प्लॉयज़ हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह अब डे 3 होता है। पॉप अपने काम पर जा रहा होता है। वो एक फ्रीलांस प्रोग्रामर होता है। वो बॉस से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूँगा। पॉप अब वहाँ से जाने लग जाता है तो बॉस उसके घर की चाबी चुरा लेता है। वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है जहाँ पर कॉर्मोई सो रही थी। बॉस अपना काम करके वहाँ से जाने वाला था, तभी बेल बज जाती है। बॉस अब सोफे के नीचे छुप जाता है। जैसे ही कॉर्मोई दरवाज़ा खोलती है तो पॉप कहता है कि मैं चाबी भूल गया हूँ। दोनों अब चाबी ढूंढने लग जाते हैं और कॉर्मोई सोफे के नीचे देखने वाली होती है, पर तभी फिर से बेल बज जाती है। वहाँ पर जूड आती है। कॉर्मोई बोलती है कि तुम तो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी। तो वो बताती है कि मैं पटाया गई थी वहाँ से तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आने के लिए। पॉप कहता है कि बॉस तो कह रहा था कि तुम मेडिटेशन रिट्रीट गई हो। तो जूड बात को संभालती है और कहती है कि मेडिटेशन रिट्रीट पटाया में ही था। जूड फिर बॉस को देख लेती है तो बॉस उसे इशारा करता है। जूड अब उन दोनों को किचन में लेकर जाती है, जिस बीच बॉस चाबी को कारपेट के नीचे फेंक देता है। फिर पॉप जब चाबी ढूंढने के लिए कहता है तो जूड कारपेट के नीचे से चाबी को निकाल देती है। पॉप फिर वहाँ से जाने लग जाता है और उसका बैग सोफे के पास होता है। जूड उसे फिर से रोक देती है और उन्हें बातों में लगाती है, जिससे कि बॉस वहाँ से निकल जाता है। बॉस जूड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो जूड बोलती है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बॉस कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं आती तब भी मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेता। जूड कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम पकड़े जाने वाले थे। तुम्हें नहीं पता कि नट तुमसे छुटकारा पाना चाहती है, और कहते कहते रुक जाती है। बॉस कहता है कि किस चीज़ से छुटकारा, पर वो बात को बदल देती है और कहती है कि मच्छर से छुटकारा। मैं ऑफिस में नहीं सो पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। बॉस उससे कहता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, पर जूड कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं अपने काम और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रख सकती हूँ, इसीलिए मुझे हेल्प करने दो। बॉस तो मना करता है और जूड को टच करने वाला था, तभी उसे याद आता है कि फिर से करंट लगेगा। जूड तो इस बात का फ़ायदा उठाती है और बॉस को टच करती है। वो कहती है कि तुम्हें डर लगता है ना स्पार्क से, तो तुम मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। इसीलिए अब बॉस मान जाता है और जूड के पास आने से उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। रात को अब जूड नहा कर आती है। वो कहती है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी। बॉस कहता है कि हमें एक साथ सेम रूम में सोने की क्या ज़रूरत है। तो जूड कहती है कि मुझे फिर दूसरा एसी भी चलाना पड़ेगा और बिजली का बिल मैं पे करती हूँ।
तो बॉस कहता है कि तुम इतनी कंजूस हो कि मेरे साथ एक ही रूम में सोने के लिए तैयार हो। जूड बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। जूड फिर उससे पूछता है कि तुमने आखिर पॉप के घर में क्या किया। तो बॉस कहता है कि मैंने कुकर में से चावल खा लिया और अपनी एक गंदी अंडरवेयर को भी कपड़े में डाल दिया, टॉयलेट में जूस गिरा दिया जिससे वहां पर गंदा हो गया। ये सब देखकर कॉर्मोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। जूड कहती है कि अरे वाह, तुम तो जीनियस हो। तो बॉस बोलते हैं कि अभी तो एक लास्ट बॉम्ब और बाकी है। फिर बॉस ईयरबड से कुछ सुनने लग जाता है। तभी जूड भी उसके पास आ जाती है पर वो उसे दूर जाने के लिए कहते हैं। जूड बोलती है कि अब तुम्हें करंट नहीं लगेगा, मैंने लोशन लगाया है, मेरी स्किन सॉफ्ट और अच्छी स्मेल कर रही है, तुम देखो ना। जूड उसे टच करने के लिए बोलती है पर वो नहीं करता। तभी वो अचानक से बॉस के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जूड बोलती है कि देखो कोई भी स्पार्क नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से रूम में आ जाती हैं और बॉस की हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी पर जूड की हार्ट बीट भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो गई थी। दोनों अब सो रहे होते हैं लेकिन जूड को नींद नहीं आती, उसकी हार्ट बीट अभी भी तेज़ थी। वो बैठकर बॉस को देखती हैं, उसकी आंखें भी खुली हुई थी लेकिन जूड को लगता है कि वो आँख खोल के सोया हुआ है, इसलिए वो फिर सो जाती है। अगली सुबह अब जूड बॉस को उठाती हैं जो कि कॉमन एरिया में सोया हुआ था। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों सोए हो। वहाँ का स्टाफ कहता है कि आपकी लड़ाई हुई है तो भी आप यहाँ पर नहीं सो सकते, आप उठ जाइए वरना आपको फाइन देना पड़ेगा। जूड बोलती है कि तुम मुझसे नाराज़ होना बंद करो, मैंने तुम्हें रात को टीज़ किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंजर्वेटिव हो। तो बॉस कहता है कि ये बात नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं सो पाया। बॉस को रात वाली बात याद आती है जब जूड उसे देख रही थी और फिर वो बात बदल कर कहने लग जाता है कि तुमने बहुत ही ज़ोर से खर्राटे मार रही थी। तभी गार्ड वहाँ से एक और इंसान को उठाता है जो कि पॉप था। जूड उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। तो वो कहता है कि जब मैं रात को टॉयलेट साफ करके आया तब कॉर्मोई गुस्सा थी क्योंकि उसकी नाइट क्रीम में बियर्ड हेयर थे जो कि मैंने नहीं किए थे। वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी इसलिए मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। जूड बॉस से कहती है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही खतरनाक है। पॉप बताता है कि इस मंथ उसके पीरियड इतने टाइम तक क्यों हो रहे हैं, कल हमारी एनिवर्सरी है, अगर वो मुझसे नाराज़ रही तो मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आएगी। फिर वो इन दोनों से हेल्प मांगता है और उन्हें अपने साथ डबल डेट पर चलने के लिए कहता है जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। अब डे 5 होता है और ये चारों बाहर आते हैं। बॉस जूड से कहता है कि अगर आज हमने ब्रेकअप नहीं कराया तो हमारे लिए सक्सीड करने में मुश्किल होगा और मेरे पास एक प्लान है। डबल डेट के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फिर जूड बॉस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कोई और कपल उनसे ज़्यादा लवी डवी हो। कॉर्मोई भी पॉप का हाथ पकड़ लेती है। जूड बोलती है कि हमसे ज़्यादा कौन लवी डवी हो सकता है। बॉस भी एक्टिंग करने लग जाता है उसके शूलेसेस बांधना, ये देखकर कॉर्मोई जेलस हो रही थी। बॉस बोलता है कि इतना लवी डवी ठीक है ना, तो जूड कहती है नहीं। फिर वो अपने बैग से टिश्यू निकालकर उसका गाल साफ करने लग जाती है जो देखकर कॉर्मोई को गुस्सा आता है। फिर जूड और बॉस आइसक्रीम खाते हैं और रोमांटिक एक्टिंग करने लग जाते हैं। वो पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। जूड तो बॉस की गोद में बैठकर सेल्फी लेने लग जाती है जिससे कि कॉर्मोई और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। बाद में फिर जूड पार्क में जाती है जहाँ कॉर्मोई झूले पर बैठी हुई थी। जूड बोलती है कि मैंने सुना कि तुम दोनों का उस रात झगड़ा हुआ था, पॉप को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी परेशान होती। पॉप ने मेरे बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम ऐसी एक्टिंग इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स हैं। तो कॉर्मोई बोलती है कि क्या सच में उसने ऐसा कहा। जूड बोलती है कि मैं तुम दोनों में लड़ाई के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन उसकी कही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़के हमेशा लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं इस चीज़ में, लेकिन उनकी भी गलती होगी। कॉर्मोई बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त मैं अपने हार्मोन्स की वजह से अपसेट नहीं हूँ, कुछ और बात है जो कि मुझे कुछ देरों से परेशान कर रही है। अब हम फ्लैशबैक में दिखाया जाते हैं कि कॉर्मोई ने जो सोशल मीडिया पे एनिवर्सरी की पोस्ट की थी उस पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड न्यू का कमेंट आया था। उसने कहा कि तुम दोनों उस रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ पर हम पहले जाया करते थे। वो बोलती है कि मुझे पता है इन दोनों का पास्ट था, मैंने इस बारे में पॉप से कभी भी नहीं पूछा और ना ही न्यूक का अकाउंट देखा, पर आज मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। जो चीज़ें हम साथ में करते हैं वो पहले ही न्यूक के साथ वो कर चुका होगा, क्या उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स होंगी। जूड कहती है कि तुम पॉप से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तो कॉर्मोई कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अनरीजनेबल समझे। फिर बॉस अपनी और जूड की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। पॉप कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा लवी डवी कपल हो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम दोनों को देखकर अपसेट हो गई।
बॉस कहता है कि कॉर्मोई थोड़ा सा कोऑपरेटिव होती तो तुम दोनों हमसे भी ज़्यादा लवी डवी होते। ये बहुत ही बुरा हुआ। आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, अगर जूड मेरे साथ ऐसा करती तो मैं भी अपसेट हो जाता। पॉप उसे फिर मेमोरी बुक दिखाता है और कहता है कि ये मैंने एनिवर्सरी गिफ्ट बनाया है हमारे लिए। मैंने ये फाइल प्रिंट शॉप पर दी थी प्रिंट आउट के लिए और ये बुक शाम को हमारे अपार्टमेंट में डिलीवर होगी। तुम्हें भी जूड के लिए बनानी चाहिए। बॉस कहता है कि जूड को लगेगा कि मैंने तुम्हारी कॉपी की है, तो पॉप कहता है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। हम दोनों की गर्लफ्रेंड है तो हम लोग अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। तभी बॉस को आइडिया आता है। वो कहता है कि तुम मुझे फाइल सेंड कर सकते हो रेफरेंस के लिए। पॉप उसे वो फाइल भेज देता है। फिर वैसे ही फाइल तैयार करके बॉस जूड को दिखाता है और कहता है कि बिल्कुल सेम है, मैंने इसे रात भर बैठ के बनाया है। जूड कहती है कि तुम्हारे पास रियल बुक क्यों है? तो बॉस कहता है कि मैंने इसे मेल बॉक्स से लिया है। मुझे डर था कि मुझसे पहले पॉप इसे ना ले ले और फेक बुक लेकर बॉस उसे मेल बॉक्स में डालने के लिए जाता है। जूड अब रियल बुक देखने लग जाती है। उसमें पॉप ने कॉर्मोई के लिए लव मेमोरीज मेंशन की होती हैं कि वो कब मिले थे और कैसे मिले थे। ये देखकर जूड अपना मन बदल लेती है और बॉस को रोककर कहती है कि हम कल उनका ब्रेकअप करवाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनकी एनिवर्सरी के दिन उनका ब्रेकअप हो। बॉस उसे मना करता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। जूड बॉस को पंच मारती है और बॉस वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो फिर रियल बुक बॉक्स में डालने वाली होती है। तभी नट का कॉल आ जाता है। वो बोलती है कि बॉस तुम्हारे साथ तो नहीं है। मैंने कहा था ना मैं मिस्टर चेन को मैनिपुलेट करूंगी। बॉस को फायर करने के लिए मैंने वो कर दिया। मिस्टर चेन ने भी बॉस को बहुत सुनाया। उसने उसकी तरफदारी नहीं की जैसे कि वो हमेशा करता था। मिस्टर चेन ने तुम्हें बॉस पर नजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बॉस इस बारे में अब सीरियस नहीं है। तो जूड बोलती है कि उन्हें सच में लगता है कि बॉस कंपनी से रिजाइन देगा। नट बोलती है कि मिस्टर चेन को अब बॉस की कोई परवाह नहीं है, अगर वो क्विट करता है तो भी उन्हें चलेगा, क्योंकि अगर वो फिर से मिशन में फेल हुआ तो टीम में डिसबैंड हो जाएगी। तुम उस पर नजर रखना। ये सुनकर जूड फिर से फेक वाली फाइल बॉक्स में डाल देती है। इसके बाद पॉप कॉर्मोई को वो बुक देता है एज अ गिफ्ट। वो उसे पढ़ती है और काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ था माय डियर न्यूक। ये देखकर कॉर्मोई गुस्सा हो जाती है। पॉप को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। कॉर्मोई को लगता है कि पॉप अभी भी न्यूक के लिए फीलिंग्स रखता है, इसलिए वो उससे फिर से झगड़ने लग जाती है। ये सारी बातें जूड भी सुन रही थी और काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। फिर बॉस आता है तो जूड कहती है कि हमने कर दिया, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बॉस कहता है कि कॉर्मोई उसकी एक्स को लेकर इनसिक्योर थी। ये बात तुम कब से जानती हो, उसका वीक पॉइंट, और उस पर अटैक कर दिया। तुम्हारा प्लान मुझसे काफ़ी अच्छा था। जूड बोलती है कि तुमने कहा था कि अगर हमें उसका रिलेशनशिप तोड़ना है तो पहले उनकी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। बॉस बोलता है कि हमने इनका ब्रेकअप करवा दिया तो चलो हम हैंड साइन करते हैं। तब जूड उससे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर ओट बॉस से कहता है कि तुमने जूड से पीछे छुड़ा लिया क्या? बॉस कहता है कि नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।